हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झूम से संबंधित है? ऑप्शंस में है औद्योगिकीकरण, संचार, साक्षरता, कृषि। तो यहाँ पर झूम से संबंधित कृषि है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। झूम के अलावा स्थानांतरित शब्द का भी यूज़ किया जाता है, स्थानांतरित कृषि भी से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, संघर्षमय परिस्थितियों में अभियोजन कहलाता है। ऑप्शन देखिए, प्रतियोगिता, समायोजन, सात्मीकरण या फिर समिति। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतियोगिता होगा। अच्छा, जो प्रतियोगिता है वो कैसी अवधारणा है, कैसी सामाजिक प्रक्रिया है? सहयोगी है या फिर असहयोगी है? तो जो प्रतियोगिता है और संघर्ष है किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा। और प्रतियोगिता को या प्रतिस्पर्धा को वेबर ने क्या कहा है कि यह शांतिपूर्ण संघर्ष है, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता है वो शांतिपूर्ण संघर्ष है, ऐसा कहना वेबर का है। और ये क्या होती है? अवैयक्तिक होती है। क्या होती है? जो प्रतियोगिता होती है वह अवैयक्तिक प्रक्रिया है और ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हर समाज में ये देखने को मिलती है। वहीं पर पार्क एंड बर्गस का क्या कहना है कि जो प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा है इसको वे निरंतर और साथ में ही अवैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं। प्रतिस्पर्धा को निरंतर व अवैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं और संघर्ष को वे अनिरंतर और वैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं। संघर्ष जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अनिरंतर और वैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं, जबकि जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसको निरंतर व अवैयक्तिक प्रक्रिया बताते हैं। किसने बताया है? पार्क एंड बर्गस ने। और ग्रीन का क्या कहना है? जो सहयोग है, सहयोग को वे शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है और वेबर ने प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट और है फैक्ट कि फ्राइड जो हैं इन्होंने संघर्ष का कारण क्या माना था कि जो मनुष्य में जन्म से ही हिंसा की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, मनुष्य की जो जन्म से हिंसा की जो प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है वो ही हिंसा की प्रवृत्ति ही संघर्ष का मूलभूत कारण है। ऐसा कहना किसका है? किसका मानना है? फ्राइड का मानना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है? ऑप्शंस देख लीजिए, मजूमदार एवं घुरिये, मदान एवं मजूमदार, घुरिये एवं मदान या फिर श्रीनिवास एवं घुरिये। तो यहाँ पर जाति को एक बंद वर्ग कहने वाले कौन है? मजूमदार एंड मदान, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो जाति शब्द है उसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है? ये आपके क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो जाति शब्द है इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया? तो याद रखिएगा, अबे डुबाए हैं, उन्होंने किया है। कूले की डिफिनेशन आती है, इम्पोर्टेंट है, क्या है कि जब एक वर्ग पूरी तरीके से वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसको हम कास्ट कहते हैं। ठीक है, ये कहना किसका है? कूले का है। घुरिये कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में कास्ट की 6 विशेषताएं बताते हैं जाति की। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं। अब विशेषताएं कौन कौन सी? एक बताई है समाज का खंडात्मक विभाजन है। ठीक है, दूसरा क्या है? संस्तरण है। ठीक है, संस्तरण हो गया। तीसरा भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध।
इसके अलावा विभिन्न जातियों की जो सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और जो विशेषाधिकार है उसकी बात की है इन्होंने, ठीक है। विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्या बताइए, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, यानी जो व्यवसाय हैं उनका अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा विवाह संबंधी जो प्रतिबंध होते हैं। तो ये 6 विशेषताएं किसने बताई हैं, घुरिये ने बताई है। आपके एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार पूछते हैं, कैसे पूछ लेते हो, ऑप्शंस दे देंगे, क्या देंगे, किसने विशेषताएं बताई हैं या कौन सी विशेषताएं जो कि घुरिये ने बताई हैं या फिर नहीं बताई हैं जाति व्यवस्था से, ठीक है। तो इस तरीके से पूछी जाती हैं। तो 6 की 6 विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सारता। इच्छा क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है, यह किसका कथन है। ऑप्शंस में है बेस्टन केल्नर, मिशेल फूको, विल्हेम रीक, एडमंड लीच। तो जो इच्छा है वो क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है। अब ये कहना किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर विल्हेम रीक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विचारक का नाम दीजिए जिसने आधुनिकीकरण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन पर बात नहीं की है। ऑप्शंस में है वाई सिंह यानी कि योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ऑस्कर लेविस। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बात नहीं की है। ऑस्कर लेविस का कॉन्सेप्ट कौन सा आता है एग्जाम में, गरीबी की संस्कृति, ठीक है। क्या आता है, गरीबी की संस्कृति आता है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसके अलावा इन्होंने जजमानी सिस्टम जो कि यूपी के रामपुर पर इन्होंने अध्ययन किया और जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम को क्या बताया कि ये एक शोषणकारी व्यवस्था है। क्या है, शोषणकारी व्यवस्था है। और जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक व्यवस्था कौन बताते हैं, वाइजर, विलियम वाइजर बताते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो ऑस्कर लेविस है उन्होंने शोषणकारी बताया है व्यवस्था जजमानी को। ऑस्कर लेविस के अलावा लियो ड्यूमो भी हैं जिन्होंने जजमानी सिस्टम को शोषणकारी, और यह जो सिस्टम है यानी कि जो जजमानी व्यवस्था है वो निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध है, इसको भी वे शोषणकारी मानते हैं। तो याद रखिएगा ऑस्कर लेविस के अलावा लियो ड्यूमो भी हैं जो कि जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था बताते हैं। प्रकारात्मक तो आपको पता ही है, वाइजर है, कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा लर्नर ने क्या बताया था कि जो योगेंद्र सिंह है उनका क्या था कि उन्होंने आधुनिकता को मूल्यों की गठरी बताया है, और ये एक ऐसी मूल्यों की गठरी है आधुनिकता जो कि संपूर्ण मानवीय व्यवहार को क्या करती है, ये निर्धारित करती है, ठीक है। आधुनिकता मूल्यों की गठरी है और ये जो आधुनिकता है ये व्यक्तियों का जो मानवीय व्यवहार है, कैसा व्यवहार होना चाहिए समाज में व्यक्ति का, इसको निर्धारित करती है। ये किसने कहा है, योगेंद्र सिंह ने। और जो लर्नर हैं उन्होंने क्या कहा है आधुनिकीकरण के बारे में कि आधुनिकीकरण में सामाजिक गतिशीलता निहित है, सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। कहना किसका है, लर्नर का कहना है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया जिसके अभाव में समाज का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण, प्रतिकूलता। तो क्या है जिसके अभाव में, जो अगर नहीं होगी इनमें से तो समाज का अस्तित्व नहीं होगा, बताइए। यहाँ पर सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग क्या है, किसी भी समान लक्ष्य के लिए कई व्यक्तियों या फिर कई समूहों को मिल करके कार्य करना ही सहयोग कहलाता है, ठीक है। कोई समान लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कई व्यक्ति या फिर जो समूह हैं ये मिलकर के कार्य करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या कहलाएगा, सहयोग कहलाएगा। अब सहयोग के प्रकारों की बात की जाए तो मैकेवर एंड पेज हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने 2 प्रकार के सहयोग की बात की है, एक प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। वहीं पर ऑगबर्न निमकॉफ है, ये क्या बताते हैं, सहयोग के प्रकार 3 बताते हैं, सामान्य सहयोग, दूसरा मित्रवत सहयोग, तीसरा सहायता मूलक या फिर विभेदीकृत सहयोग। तो याद रखिएगा समान सहयोग, मित्रवत सहयोग,
सहायता मूलक सहयोग या फिर विभेदीकृत सहयोग की बात किसने की है? ऑगबर्न निमकॉफ ने। और प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक सहयोग की बात किसने की है? ग्रीन ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है? ऑप्शन देखिए, F.G. बेली, H.I. रुडोल्फ, M.N. श्रीनिवास, रजनी कोठारी। तो जाति को प्रजातंत्र में सहायक किसने बताया है? रजनी कोठारी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रजनी कोठारी की बुक का नाम बताइए जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द साइंस ऑफ कल्चर। ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं, यानी कि ये बुक किसकी है? ऑप्शंस देख लीजिए, मेलानोवस्की है, वाइट है, मार्क्स है, मैक्स वेबर है। तो द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है? वाइट की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसकी मान्यता है कि समाजीकरण दो प्रमुख विधियों तदात्मीकरण एवं दमन के माध्यम से होता है? ऑप्शन देखिए, एस फ्रायड, G.H. मीड, W.G. समनर, C.H. कूले। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समाजीकरण है वो दो प्रमुख विधियों यानी कि तदात्मीकरण दमन के माध्यम से होता है। ये किसका कहना है? फ्रायड का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रायड का क्या कहना है कि जो इच्छा होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का व्यक्तिगत से जो सामाजिक रूपांतरण होता है वो ही समाजीकरण कहलाता है। इच्छाओं का व्यक्तिगत से सामाजिक रूपांतरण ही समाजीकरण है। मानवीय इच्छाएं जो होती हैं उनको 3 प्रकार की बात की है, या मानवीय इच्छाओं को 3 श्रेणियों में उन्होंने विभाजित किया है। कौन कौन सी इच्छाओं की बात की है? इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की है। ठीक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है किसका है, तो ये फ्रायड हो जाएंगे। और जब इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में ही जो जिस तरह की अंतर क्रियाएँ होती हैं वो ही समाजीकरण कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, व्यवस्था विश्लेषण किसके नाम के साथ आप जोड़ेंगे? ठीक है, व्यवस्था विश्लेषण। ऑप्शन देखिए, एडमंड लीच, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, C. लेवी स्ट्रॉस, टॉलकट पार्सन्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलकट पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था की जो इकाई बताई थी वो किसको बताई थी? एक्शन को बताया था, क्रिया को बताया था। सोशल सिस्टम की जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या है? एक्शन है, क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? W.G. समनर, सिगमंड फ्रायड, C.H. कूले, मैकेवर, पेज। तो यहाँ पर 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, कहना C.H. कूले का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह की सबसे पहले बात की थी। कब की थी? 1909 में। ठीक है, बुक का नाम क्या था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सामाजिक संगठन में जो प्राइमरी ग्रुप है उसकी बात की है। बुक का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो किस बुक में इन्होंने बात की है। ठीक है, और प्राइमरी ग्रुप कैसा होता कहते हैं कि जो प्राथमिक समूह है ऐसा समूह है जिसमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध, प्राथमिक व सहयोग, यानी कि आमने सामने का घनिष्ठ प्राथमिक संबंध व सहयोग पाया जाता हो, उस समूह को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक समूह कहेंगे। और इनका एक स्टेटमेंट है कि पशु प्रवृत्तियों का मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है वो प्राथमिक समूह में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने का जो कार्य है वो प्राइमरी ग्रुप में होता है। किसने कहा है? तो ये कूले हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, J.H. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी। ऑप्शंस में देखिए, नार्डिक, निग्रिटो, मंगोलाइट या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। तो यहाँ पर हट्टन ने भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसको बताया था? निग्रिटो को बताया था। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। B.S. गुहा ने भी भारत की जो मूल प्रजाति है वो निग्रिटो को ही बताया है। ठीक है, याद रखिएगा, हट्टन ने भारत की प्राचीनतम प्रजाति किसको बताया? निग्रिटो। साथ में B.S. गुहा है, वे भी भारत की जो मूल प्रजाति है वो निग्रिटो को ही बताते हैं। और जो मजूमदार हैं उन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलाइट को भारत की मूल प्रजाति बताया है। मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट या इंडो ऑस्ट्रेलाइट को भारत की मूल प्रजाति बताया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। ऑप्शंस में है एडवर्ड सापिर, R.N. विलियम्स, E.S. बोगार्डस या फिर M. जिन्सबर्ग। तो कोई भी समूह इस वजह से बनता है कि कोई स्वार्थ है, कोई हित है जो कि उसके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है, एक साथ रखता है, जोड़े रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड सापिर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न संगठनों में से कौन एक प्रतिस्पर्धा संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन या फिर एक सजातीय संगठन। कौन सा इनमें से संगठन है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? तो यहाँ पर एक औद्योगिक संगठन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती है? प्रजातियों, रंगों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया है कई लोगों ने, तो इनमें से कौन सा एक है जो उनमें से नहीं है? ऑप्शंस में है श्वेत, पीत, कृष्ण या फिर लाल। तो लाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15th का? ऑप्शन डी लाल, ठीक है। अब यहाँ पर कोल की बात करें तो कोल ने रंगों के आधार पर 3 प्रजाति समूह की बात की है, ठीक है। कौन कौन सी? काकेशाइड, ठीक है, काकेशाइड को वे श्वेत प्रजाति बताते हैं। मंगोलाइड को वे पीत प्रजाति बताते हैं, ठीक है, पीत यानी येलो, ठीक है। मंगोलाइड को बताते हैं निग्रोयाइड, ठीक है। निग्रोयाइड जो है उसको श्याम या काली प्रजाति की बात की है। तो कोल ने रंगों के आधार पर प्रजाति की बात की है। और प्रजाति को वृहद जैविकी मानव समूह किसने कहा है? याद रखिएगा, ग्रीन ने कहा है। जो प्रजाति है वो उसको वृहद जैविकी मानव समूह किसने कहा है? तो ग्रीन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, M.N. श्रीनिवास द्वारा जो प्रभु जाति है अनुभावशित अध्ययन कहाँ किया गया है? प्रभु जाति पर जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था तो उसका जो अध्ययन है वो कहाँ पर किया था, किस गांव पर था? मुकुंदपुरा, किशनगढ़ी, रामपुरा या फिर शमीरपेट। तो यहाँ पर 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुरा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। शमीरपेट पर S.C. दुबे का है फील्ड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर रामपुरा पर किसका हो जाएगा? M.N. श्रीनिवास का हो जाएगा। उन्होंने वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट पर फील्ड वर्क किया हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर के रामपुरा पे ओकालिंगा जनजाति है उस पर अध्ययन किया है और कॉन्सेप्ट दिया है डोमिनेंट कास्ट का, और क्या बताया है कि जो जाति में 3 लक्षण पाए जाएंगे वो डोमिनेंट कास्ट हो जाएगी। अब कौन सी है, कौन कौन से वो लक्षण है? संख्यात्मक शक्ति यानी कि वो संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए, आर्थिक पैसे से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उसमें वे लैंड को भी जोड़ देते हैं, भूमि को, और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक शक्ति। संख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। ये 3 किसी भी जाति में अगर लक्षण देखने को मिलेंगे या पावर्स होंगी वो डोमिनेंट कास्ट कहलाएगी। ऐसा कहना किसका है? M.N. श्रीनिवास का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से अर्थव्यवस्थाओं में कौन सी जनजाति समाज से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उदाहरण अर्जित परिस्थिति से है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ब्राह्मण का पुत्र पुजारी बनता है, तो ये प्रदत्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्यवसायी का पुत्र अपना परंपरागत व्यवसाय अपनाता है, ये भी प्रदत्त। नेक्स्ट है, राजा के पुत्र का राजकुमार के रूप में राज तिलक, ये भी प्रदत्त प्रस्तुति हो जाएगी। ब्राह्मण का पुत्र इंजीनियर बनता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर अर्जित प्रस्तुति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिंटन ने, ठीक है, लिंटन ने क्या बताया था कि परिस्थिति क्या होती है? जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है, उसमें व्यक्ति का जो पद होता है वो ही उसका स्टेटस कहलाता है, ठीक है। तो सोशल सिस्टम में व्यक्ति का जो पोजीशन है, व्यक्ति की जो पोजीशन है, व्यक्ति का जो पद है, उसको स्टेटस बता रहे हैं कौन? लिंटन। और लिंटन क्या कहते हैं कि समाज में व्यक्ति की कम से कम व्यक्ति का क्या होता है? कम से कम एक तो स्टेटस होता ही है, एक तो उसका स्टेटस ज़रूरी होता है। ये कहना किसका है? लिंटन का है। और ये जो स्टेटस है 2 तरह की बात करते हैं। एक है प्रदत्त जो परिस्थिति होती है जिसको व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है, दूसरा अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है?
तो डार्विन का बुलडॉग हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। नेक्स्ट है बुर्जुआ मार्क्स, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है मानवता के धर्म का महान पुजारी अगस्त कॉम्ट को। आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, बुर्जुआ मार्क्स, मैक्स वेबर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, मैक्स वेबर की जगह पर क्या होना चाहिए, पेरेटो होना चाहिए। ठीक है, बुर्जुआ मार्क्सवादी कौन कहलाते हैं, पेरेटो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे एक अर्ध समूह कहा जा सकता है, राज्य, परिवार, जाति या फिर उत्तेजित जनसमूह। अभी पिछली वीडियो में आपको बताया गया है अर्ध समूह क्या है, ठीक है, क्या कहलाता है, किसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अर्ध समूह किसे कह सकते हैं हम, उत्तेजित जनसमूह को हम कह सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि मनुष्यों का जो बिखरा हुआ एकत्रीकरण है, ठीक है, और न केवल बिखरा हुआ यानी कि एक जगह पर मनुष्य इकट्ठे हुए हैं और इसमें जो ये व्यक्तियों का संकलन है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई निश्चित संरचना नहीं है, कोई आकार नहीं है, इस वजह से इसको अर्ध समूह कहा गया है। साथ में बोटोमो का क्या कहना है कि इनके उद्देश्य समान हो सकते हैं, जैसे कि बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहे हैं, उद्देश्य समान है कि सबको बस लेनी है, जाना है बस से कहीं, ठीक है, तो गोल एक है, लेकिन ये एक दूसरे मेंबर्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या है, जागरूकता नहीं है, जागरूकता का उनमें क्या है, अभाव है। और क्या है, जो लोगों का स्ट्रक्चर नहीं है, निश्चित संरचना नहीं है, कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ वहाँ खड़े, ठीक है, तो यहाँ पर लोगों में क्या है, उस लोगों का इकट्ठा होना है, प्लस उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उद्देश्य समान है पर जागरूकता का उसमें अभाव है, तो वो ऐसा समूह क्या कहलाएगा, अर्ध समूह कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा है। ऑप्शंस देखिए, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो यहाँ पर खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहने वाले कौन हैं, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील है विक्टोरिया, मृत सागर, बैकाल झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की गहरी झील पूछी गई है, सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बैकाल झील है, यहीं से ही अंगारा नदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, उद्भव हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर मेरठ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले, ठीक है, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या फिर विश्व हरित दिवस। तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1970 से, ठीक है, सबसे पहला कब बनाया गया था, 1970 में, 22 अप्रैल 1970 को पहला विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 1970 से ही हर साल 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है। अब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और आपका एनवायरनमेंट डे वाला भी पूछा जाता है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। ओजोन डे वाला कब मनाया जाता है बताइएगा, ठीक है, सितंबर में मनाया जाता है, डेट बताइए आप। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, रोमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोमेश चंद्र दत्त की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक है रोमेश चंद्र दत्त की। अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, गीता रहस्य, ठीक है। और जो दादा भाई नौरोजी जी हैं, इनकी क्या है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक हो जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, तो 1972। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अधिनियम है, यानी कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ये अधिनियम पौधों साथ ही जानवरों की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। और 2003 में इस अधिनियम में क्या होता है, संशोधन होता है। और इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, नेशनल पार्क की स्थापना करना, पशु पक्षियों के शिकार, जो पशु पक्षियों का जो शिकार होता है उस पर रोक लगाना, नियंत्रण लगाना, और भी बातें हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है, नेशनल पार्क की स्थापना करना और पशु जो पक्षियों का जो शिकार है उस पर रोक लगाना, ये सभी प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऐतिहासिक विधि में, दार्शनिक विधि में, सर्वेक्षण विधि में, या फिर प्रयोगात्मक विधि में। तो प्रयोगात्मक विधि होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। तो यहाँ पर आईपी, इंटरनेट में जो आईपी है उससे मतलब क्या है, क्या कहेंगे, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो प्रयास करने के लिए जो देशों के बीच में जो समझौता है उससे संबंधित है। ऑप्शन बी कह रहा है यह अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच में एक समझौता है। ऑप्शन सी है या प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच में एक समझौता है। एंड ऑप्शन डी, यह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच में एक समझौता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है, उसके उत्सर्जन से संबंधित है और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसका लक्ष्य क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका जो उत्सर्जन है उसको कम करना है। और ये लागू कब से हुआ, 16 फरवरी 2005 से, ठीक है, 16 फरवरी 2005 से ये लागू है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।